Hello, Mr. Himanish, can you hear me? Yes, sir. I can hear Yes, you. I am made you co-host. I am muting all the participants except you. Thank you, sir. Yes, very good morning to all of you. Welcome to a new session of history of architecture, and there is very interesting portion of our discussion today, that is Egyptian architecture. मैं हिमानिश भट्टाचार्य, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन कोलकाता, आप लोगों को आज इजिप्शियन आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये बता दें कि व्हाई वी आर स्टडीइंग हिस्ट्री। एक्चुअली आप जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो आप पहला बंदा नहीं है जो शुरुआत किए हैं। दैट इज स्टेज ऑफ इन्वेंशन। मतलब मे बी आप अगर साइंटिस्ट होंगे तो नया कुछ इन्वेंट करेंगे, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली जो काम करते हैं उसमें इन्वेंशन नहीं, हम रिपीट करते हैं और हमारा पहले स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया हुआ लोगों का जो नॉलेज है उसको हम स्टडी करके उसको ही हम रिपीट करते हैं, उस पर मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसके वजह से कोई भी सब्जेक्ट पे आपका उसका हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। जैसे सपोज हम कह सकते हैं कि न्यूटन अगर एप्पल सेब गिरने पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो थियोरी है वो अगर बनाया नहीं होता तो हम लोगों के घर पे छत का टैंकी से पाइपलाइन से ऑटोमेटिकली पानी आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट बनता नहीं। हम रिलेट कर रहे हैं, जस्ट अपना कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेट कर रहे हैं हिस्ट्री को। तो ऐसे ही बिल्डिंग्स का हिस्ट्री जानने के लिए हम लोगों को जो जो पुराना हिस्ट्री रिकॉर्डेड है उसको स्टडी करना पड़ता है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इजिप्शियन आर्किटेक्चर। क्योंकि हम लोगों को इजिप्ट लेके मिस्रियन जो सभ्यता है वो लेके हम लोगों को बहुत सारा क्यूरियोसिटी है, इसलिए इजिप्ट के ऊपर बहुत सारा माइथोलॉजिकल मिस्टीरियस मूवीज भी बना है। हम लोगों को आपको एक टिप्स बता दे कि किसी जगह का आर्किटेक्चर को समझने के लिए उस जगह के ऊपर बना हुआ फिल्म आप देख सकते हैं। उससे एक तो आपका फिल्म देखना हो जाएगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट का पर्पस सॉल्व होगा, और वो फिल्म पिक्चराइज करने में जो सेट यूज हुआ है वो भी बहुत स्टडी करके सेट डिजाइनर, वो भी आर्किटेक्चर का एक विंग है। अच्छा, बड़ा बड़ा सेट डिजाइनर जो है ना वो भी आर्किटेक्ट होते हैं। तो सेट डिजाइनर जो सेट डिजाइन किया वहां से वो देख के आपको उस टाइम का बिल्डिंग आर्किटेक्चर का बहुत सारा एग्जाम्पल्स फिजिकली दिखेगा, आपको आंखों के सामने दिखेगा। तो अभी हम इजिप्शियन आर्किटेक्चर स्टडी के लिए हम कुछ स्लाइड पे मूव करते हैं। हम इंटरनेट पे स्टडी कर रहे थे, ये जो लास्ट कुछ दिन से हम वेबिनार पे अभी नहीं थे, तो इंटरनेट पे स्टडी कर रहे थे, तब हमें बहुत अच्छा कुछ प्रेजेंटेशन मिला। हम उसको मॉडिफाई करके आपको समझ सके ऐसा कुछ बनाए हैं। एक चीज आपको दिखा दे, जैसे हम इजिप्शियन आर्किटेक्चर में आपको इजिप्ट सुनने से उसका बिल्डिंग्स का जो व्यू आपका मेमोरी में आता है, माइंड पे आता है, उसमें से मेन फीचर है पिरामिड। पिरामिड आप सबको पता है कैसे दिखता है, ट्रायंगुलर शेप का। तो वही बहुत एंशिएंट एज से बिल्डिंग डेवलप होते होते आके आज जो है ऐसा बिल्डिंग भी बनता है। बुर्ज खलीफा, ये मिडिल ईस्ट का बिल्डिंग है। मोस्ट प्रोबेबली ये अभी भी शायद
वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है। आई डोंट नो अभी भी है या नहीं, कुछ दिन पहले तक तो था ही। तो हम जो है अभी इजिप्शियन आर्किटेक्चर के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। इजिप्शियन आर्किटेक्चर एंड इट्स सिविलाइजेशन। पहले तो इसका जियोग्राफिकल फीचर हम बात करेंगे। जियोग्राफिकल फीचर एज ए होल हम स्लाइड को रीड कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा हम बता दें कि ये एक्चुअली अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को ज्वाइन करता है ये इजिप्ट। और ये एक्चुअली भूमध्य सागर जो बोलते हैं, भूमध्य सागर से नील बोल के एक फेमस रिवर है, नील रिवर का जो कनेक्टिंग पाथ है वो उसी के आसपास जो है इजिप्ट फैला हुआ है। हम अभी स्लाइड पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, द ब्लू एंड द व्हाइट नाइल जॉइंटली फ्लोज नॉर्थवर्ड टू द नाइल डेल्टा। मतलब नील नदी के पास उसका जो डेल्टा बना था, तो वो डेल्टा के आसपास पे ये इजिप्ट जो है डेवलप हुआ है। Where it spills into the Mediterranean Sea। हम जो बोल रहे थे मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पास जो रिवर नील का डेल्टा है, जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों को का ये स्क्रीन दिख नहीं रहा है? रौनक जी ये स्क्रीन दिख रहा है? रौनक जी, रौनक बाबू, अच्छा एक क्वेरी आया है चैट बॉक्स में कि आपको प्रेजेंटेशन का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बाकी मेंबर्स थोड़ा चैट बॉक्स में थोड़ा हमें कमेंट कीजिए कि ये स्क्रीन जो हम शेयर किए हैं ये दिख रहा है या नहीं। ओके ओके, थैंक यू। तो हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो जो बोल रहे थे नील रिवर का डेल्टा में ये इजिप्ट बना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या बोल रहा है, देखिए, लेस देन 2 inch of rainflow in Nile and rain is moderately unknown in most part of Egypt। मतलब यहाँ पे नील रिवर के ऊपर बहुत ही कम बारिश होता है और मेनली डेजर्टेड एरिया है। मतलब इट इज हार्डली फाउंड रेनिंग इन इजिप्ट। और इसके लिए बाद में हम देखेंगे कि इजिप्शियन बिल्डिंग्स का जो छोटा छोटा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होता है कॉमन पीपल का, तभी के टाइम का, हम इजिप्शियन आर्किटेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तब का बोल रहे हैं, तब से ही फ्लैट रूफ यूज होता है। मतलब रूफ जो है स्लोप नहीं होता है, फ्लैट रूफ। क्योंकि अगर कभी बारिश हो तो उसका पानी थोड़ी देर के लिए वो प्रिजर्व कर सके, इसके लिए फ्लैट रूफ यूज होता था। नेक्स्ट, जियोग्राफिक फैक्टर्स डिटरमाइंड द कैरेक्टर ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। जियोग्राफिक फैक्टर, इसका जो ये सैंडी कैरेक्टर है, रॉकी एंड सैंडी, यहाँ पे सैंड्स भी है, रॉक्स भी है, तो इसका जो जियोग्राफिकल ये फीचर है ये इसका आर्किटेक्चर के ऊपर इफेक्ट करता है। सो द इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द बैंक्स, मतलब रिवर, बैंक्स ऑफ द रिवर, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बैंक्स ऑफ नील
टू फैसिलिटेट सिविलाइजेशन। तो ये रहा इसका जियोग्राफिकल फीचर। अभी देखिए एक डायनेस्टीज के हिसाब से एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पीरियड, कौन कौन सा डायनेस्टी बोला गया और कौन कौन सा ईयर, मतलब कौन कौन सा साल, सभी बिफोर क्राइस्ट, बीसी बोल रहे हैं, एडी नहीं, बहुत पहले का ये सिविलाइजेशन है। मतलब इंडिया पे जैसे आप पकड़ सकते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, वैसे ही बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन है ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और उसमें बहुत सारे एजेस है, जैसे कि आर्केनिक पीरियड, ओल्ड किंगडम, इंटरमीडिएट पीरियड, मिडिल किंगडम, फिर से इंटरमीडिएट पीरियड, न्यू किंगडम एंड पोस्ट एम्पायर। बहुत सारे स्टेजेस है। तो हम एक्चुअली स्टार्टिंग से लेके हमारा मेनली जो डिस्कशन का एरिया है वो स्टार्टिंग से लेके जो परफेक्ट पिरामिड जो बनता है, जो गीजा में बनता है, ग्रेट पिरामिड इन गीजा, वो हम लास्ट तक जाएंगे, वो उतना तक। तो ये एरिया हमारा अभी डिस्कशन का एरिया है। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इजिप्शियन आर्किटेक्चर में क्या बोल रहा है, सन-बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। हम जो लास्ट पेज में बोले कि इसका जो जियोग्राफिकल फीचर है, इसके ऊपर इसका एक्चुअली इजिप्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट जब कोई भी आप एंशिएंट एज का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जियोग्राफिकल फीचर के ऊपर ही मैक्सिमम उसका तब उस टाइम का आर्किटेक्चर डिपेंडेंट था, क्योंकि हम लोगों का कभी कोशिश था कि नेचुरल रिसोर्स से जो मटेरियल मिले उसी से हम कुछ भी बनाए, वो चाहे बिल्डिंग हो या मशीन हो या कुछ भी हो, नेचुरल रिसोर्स से जो मिल रहा है वो बनाते थे। तो ये जो है सनबेक्ड ब्रिक, मतलब धूप में पका हुआ ब्रिक, तभी वो आग जला के, अभी के जैसे ब्रिक जो बनता है ब्रिक किल्न में जो फायर बर्न ब्रिक होता है, वैसा नहीं, सिर्फ ब्रिक को बनाते थे और उसको धूप में ड्राई करते थे, वही ब्रिक यूज हो जाता था। तो सनबेक्ड ब्रिक एंड स्टोन, स्टोन में से क्या था, लाइमस्टोन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था फिनिशिंग स्टेजेस में, और स्पेशली पिरामिड्स के जहाँ पे कंस्ट्रक्शनल एरियाज था वहाँ पे, और सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। तो where the predominant material due to scarcity of food। और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डेजर्ट है इसलिए वुड का कमी है, लकड़ियों का कमी है, इसलिए पत्थरों के ऊपर और मिट्टी से बना हुआ सनबर्न ब्रिक के ऊपर डिपेंडेंट था बिल्डिंग्स। नेक्स्ट, ओल्ड किंगडम ऑनवर्ड्स स्टोन्स वर रिजर्व्ड फॉर टॉम्ब्स एंड टेम्पल्स। हम जो बता रहे थे कि पिरामिड इज अ टाइप ऑफ टॉम्ब। व्हाट इज टॉम्ब? टॉम्ब मीन्स आप बोल सकते हैं कब्रिस्तान या बुरियल ग्राउंड, जहाँ पे आफ्टर डेथ बॉडी को विथ हिज बिलव्ड मटेरियल्स लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, गारमेंट्स, उनका जो पसंद का था उसके साथ वहाँ पे उनको प्रिजर्व किया जाता था। बुरियल ग्राउंड में से कब्रिस्तान बोल सकते हैं, बुरियल ग्राउंड। तो ब्रिक्स यूज्ड फॉर रॉयल पैलेसेस एंड फोर्ट्रेसेस। तो क्या हुआ, स्टोन्स नॉर्मली प्रिजर्व होता था टॉम्ब्स बनाने के लिए। पिरामिड इज ए टाइप ऑफ टॉम्ब। टॉम्ब्स बनाने के लिए प्रिजर्व किया जाता था स्टोन्स को, और ब्रिक्स यूज होता था पैलेसेस मतलब राजबाड़ी, और फोर्ट्रेसेस मतलब दुर्ग, उसके लिए ब्रिक्स यूज होता था। वॉल्स ऑफ टेम्पल, precincts and towns, subsidiary buildings,
इन टेम्पल, कॉम्प्लेक्स, हाउस ऑफ सिटीजन, ये सब एक्चुअली ब्रिक्स का यूज था। रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्रेसेस, वॉल्स ऑफ टेम्पल, मतलब जो वॉल्स बनता था कोई भी टेम्पल का, वो सब्सिडियरी बिल्डिंग और भी दूसरा टाइप का बिल्डिंग इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो जहाँ पे उनका टेम्पल बनता था उसके सपोज पेरीफेरी में जो टेम्पल रिलेटेड बिल्डिंग्स था, टेम्पल एडजेसेंट टेम्पल रिलेटेड फंक्शनल बिल्डिंग्स था, वो बिल्डिंग्स, और हाउसेस ऑफ द सिटीजन मतलब नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये सब जो है ये ब्रिक से बनता था। आर्किटेक्चर वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस मोन्यूमेंट्स, तो रिलीजियन के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था आर्किटेक्चर का फीचर बनाने में। तो बेस्ड ऑन रिलीजियस मोन्यूमेंट्स, मैसिव स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय थिक sloping walls with few openings to obtain stability। मतलब इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें ये लोग बिल्डिंग्स को थोड़ा ह्यूमन फिगर के हिसाब से लार्ज स्केल में बनाने का मोटिव रखते थे, और इसका जो ओपनिंग्स मतलब डोर्स या विंडोज ये जो है वो बहुत लिमिटेड रखते थे, ताकि बिल्डिंग जितना सॉलिड हो, जितना ओपनिंग चारों तरफ कम हो, वो उतना स्टेबल हो। इसलिए ओपनिंग्स बहुत कम रखते थे ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। यूज ऑफ आर्च वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 4th डायनेस्टी। आर्च का जो हमें पता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम आर्च स्टडी किए हैं, तो आर्च का यूज इजिप्शियन आर्किटेक्चर में बहुत बाद में आया है। पहले आर्च का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप कोई भी हिस्ट्री इजिप्ट का देखेंगे तो उसमें आर्च का कॉन्सेप्ट आपको बहुत मॉडर्न हिस्ट्री के तरफ मिलेगा, ओल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स, कॉलम्स एंड पायर्स वर कवर्ड विथ hieroglyphic pictorial frescoes and carving painted in brilliant colors। मतलब हायरोग्राफिक क्या है हम थोड़ा बता दें। हायरोग्राफिक होता है एक्चुअली एक इजिप्शियन एंशिएंट लैंग्वेज। इट्स बेसिकली ए लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली एंड अदर लैंग्वेजेस, वैसे हायरोग्लिफ है इजिप्शियन एंशिएंट लैंग्वेज, जिसमें लेटर्स का यूज बहुत मिनिमम था। जिसमें लेटर्स का यूज बहुत मिनिमम था। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जिसमें लेटर्स का यूज बहुत मिनिमम था और सिंबल्स ज्यादा यूज होता था। और सिंबल्स में मेनली यूज होता था ह्यूमन फिगर्स, बर्ड्स, और भी बहुत सारा एनिमल्स का फिगर, ये सब जो है ज्यादा यूज होता था। फ्लावर्स, नेचर का जो भी चीज है, लिविंग थिंग, उसका सिंबल यूज करके वो लैंग्वेज जो है बनता था। तो उस लैंग्वेज का बहुत सारा नोटेशन आउटर सर्विस, कवरिंग्स, आउटर फिनिशिंग्स में इजिप्शियन आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। और कलरफुल होता था, वो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कलरफुल होता था, विथ पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स, कलरफुल होता था। यूज ऑफ सिंबॉलिक मोटिव्स, हम जो बोल रहे थे हायरोग्लिफ, वही दोबारा बोला गया है। स्कार, सैक्रेड बिटल, सोलर डिस्क, वल्चर, हम बोल रहे थे बर्ड्स के बारे में, देखिए इधर वल्चर है। अरे बहुत सारा ऐसे एनिमल्स का सिंबल, बर्ड्स का सिंबल यूज होता था। कॉमन मोटिव्स मतलब पिक्चर,
कॉमन पिक्चर क्या क्या यूज होता था फिनिशिंग्स में? पाम लीव्स, पाम मतलब हम जो पाम का जो ट्री देखते हैं, पाम का लीफ जो है ऐसे जिससे पंखा बनता है, हाथ पंखा बनता है, वही पाम लीफ का सिंबल्स। पैपिरस प्लांट मेनली डेजर्टेड एरियाज में ज्यादा दिखता है। पैपिरस प्लांट का सिंबल बर्ड्स एंड फ्लावर्स ऑफ लोटस। हम ये भी बोल रहे थे पहले कि फ्लावर्स का सिंबल भी इन लोगों का फोटोज में और हायरोग्लिफ पिक्चर्स में था। एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल्स were aligned with astronomically significant events such as solstice and equinox। ये जो बोल रहे हैं कि एक्चुअली स्टार्स, सन, मून, ये सब का जो पोजीशन है, इन लोगों का ये सब का जो सर्कुलेशन पाथ्स है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करके इजिप्शियन टेम्पल्स का जो अलाइनमेंट है, उसका जो फेसियल डायरेक्शन है, ये सब तभी फिक्स किया रहता था। जैसे कि ये लोग बहुत रिलीजियस बिलीफ्स ऐसा था, मतलब एरियाज ऑफ लाइफ, एरियाज ऑफ डेथ, आफ्टर लाइफ। इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। नेक्स्ट पेजेस में वो आएगा, आप देखेंगे। तो इसीलिए वो स्टार्स, सन, मून, ये सब का डायरेक्शन जो है टेम्पल बनाने के टाइम पे प्लेसमेंट के लिए फॉलो करते थे। देखिए कुछ मोटिव्स दिख रहा है आपको, जिसमें से राइट साइड पे आप देख सकते हैं कुछ बर्ड्स का सिंबल भी लाइट कलर से दिख रहा है, जो फोटोग्राफ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब मोटिव्स जो है ना, ये एक्चुअली इजिप्शियन जो भी अभी तक हेरिटेज बिल्डिंग्स है वहां से लिया गया फोटोग्राफ्स है, जो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं दिखा होगा। कहाँ दिखा होगा याद कीजिए। कोई इजिप्ट के ऊपर जो मूवी बना है आप देख चुके हैं, मम्मी जैसे बहुत फेमस मूवी है, मम्मी का 2-3 पार्ट है। तो वहां पे वो सब मूवीज में जो है ये हिस्ट्री को उठा के वो लोग मॉडिफाई करके एज ए रियल सीन प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे मम्मी का जो कीड़ा है वो भी दिख रहा है। ऐसा भी सिंबल्स तभी यूज होता था, वहीं से कॉन्सेप्ट लेके मूवी बना है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पिरामिड्स बहुत सारा टाइप का है, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, दे आर द पिरामिड शेप मैसोनरी स्ट्रक्चर। पिरामिड शेप मतलब ट्रायंगुलर शेप मैसोनरी स्ट्रक्चर। 138 पिरामिड्स, माइंड इट 138। हम सिर्फ 3-4 पिरामिड का ही नाम जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। कितना सारा पिरामिड्स अभी तक डिस्कवर हुआ है। देखिए 138 पिरामिड्स डिस्कवर्ड इन इजिप्ट एज ऑफ 2008। पता नहीं उसके बाद में भी शायद हुआ होगा। तो 2008 तक 138 पिरामिड डिस्कवर हुआ है। बिल्ड एज ए टॉम मतलब बुरियल ग्राउंड, बिल्ड एज ए टॉम फॉर फराओस। फराओस मतलब किंग्स, वहाँ का तभी उस टाइम का किंग्स को वो लोग फराओस बोलते हैं। एंड देयर कॉन्सोर्ट्स ड्यूरिंग ओल्ड एंड मिडिल किंगडम पीरियड। मतलब फराओस एंड उनका जो नियर बाई लोग थे, मतलब फराओस उनका वाइफ्स, सन्स या उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाला कोई सोल्जर या और भी जो मतलब हाई कैटेगरी लोग हैं जो बिलोंग करते थे डायरेक्टली किंग से, उनको भी ये पिरामिड्स में बुरी किया जाता था। एस्टिमेट ऑफ वर्कर्स few thousand, 20,000, 1 लाख। मतलब एक बिल्डिंग बनाने के लिए
कितना सारा लेबर लग सकता है देखिए, क्योंकि ये जो है तभी का सिर्फ मैन पावर ही एक्चुअल मतलब वर्क था जहाँ जिससे कुछ भी बनेगा, मतलब मशीन्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। तभी के टाइम पे भी इस्तेमाल होता था मशीन, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि पिरामिड्स के हाई लेवल तक स्टोन क्यूब्स को उठाने के लिए मैन पावर का एक मेजर रोल हुआ करता था, इसलिए बहुत सारा लेबर्स लगता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, regarded as one of the wonders of the world। आप ये सोच सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स बनाने में इतना एफर्ट लगा, इतना मटेरियल्स लगा, इतना कॉस्टली, अभी के हिसाब से इतना कॉस्ट गिरा एक एक बिल्डिंग पे। पिरामिड्स इज काउंट एज वन ऑफ 7 वंडर्स। अभी शायद पिरामिड अभी भी शायद पिरामिड 7 वंडर्स में, 7 वंडर्स अभी बदलता रहता है। बहुत दिन तक पिरामिड 7 वंडर्स पे आता था, 10 वंडर्स पे तो शायद अभी भी आता होगा। ऐसा ही है ये पिरामिड, रिगार्डेड एज वन ऑफ द वंडर्स। दे आर स्क्वायर बेस। हम एक्चुअली पिरामिड्स का जो ड्राइंग देखते हैं वो फ्रंट एलिवेशन या साइड एलिवेशन से देखते हैं, जिससे हम लोगों को एक साइकोलॉजिकली ये माइंड पे आता है कि ट्रायंगुलर शेप है पिरामिड। ट्रायंगुलर तो है, लेकिन वो एलिवेशनल फेसेस जो है वो ट्रायंगुलर है, उसका बेस जो है स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर बेस है, इसके ऊपर भी थ्योरी है। एक्चुअली स्क्वायर बेस का और ट्रायंगुलर वॉल सरफेस का कोई बिल्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अर्थक्वेक पे धरती जितना भी हिल जाए बिल्डिंग नहीं हिलेगा। बिल्डिंग में क्रैक हो सकता है। हमारा अभी का बिल्डिंग क्या होता है, अर्थक्वेक में बिल्डिंग क्रैक नहीं भी हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग गिर सकता है। ऐसा एग्जांपल्स है कि अर्थक्वेक में टोटल एक 10 स्टोरी बिल्डिंग जो है ना वो हिल के गिर गया, जैसे कि तैसे ही है लेकिन हिल के गिर गया। लेकिन तभी का कॉन्सेप्ट में क्या है कि तभी तो ऐसा बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, अभी का जो है तो वहां पे अर्थक्वेक पे बिल्डिंग गिरने का चांसेस जो है ज्यादा रहता था। तो पिरामिड ऐसा पैटर्न का बना जो गिरने से भी गिरेगा नहीं, अर्थक्वेक होने से भी गिरेगा नहीं। Square base have 4 faces with smooth edges that connect the base to the summit। मतलब 4 स्मूथ सरफेस ऊपर आके एक पॉइंट पे, एक एपेक्स पे जाके मीट हो रहा है। ये है पिरामिड का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, on which was located a पिरामिडियन, मतलब एक शेप आ रहा है। एक्सेप्शन क्या है, स्टेप्ड पिरामिड ऑफ थर्ड डायनेस्टी। इट वाज बिल्ट एज ए funerary monument above the tomb of the ruler। कुछ एक्सेप्शंस भी है। स्टेप्ड पिरामिड मतलब ये जो है ना स्टेयर किसकी तरह दिखता है। आप राइट साइड में देख सकते हैं बहुत सारा पिरामिडल स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे जो है प्रिलिमिनरी ड्राइंग दिया गया है। एकदम शुरू में ओल्ड बुरियल साइट, देखिए ओल्ड बुरियल साइट के हिसाब से जो इधर प्रेजेंट हो रहा है वो जस्ट आप अभी का कोई भी कहीं पर भी अगर कुछ सैंड या स्टोन गाड़ी से गिरे तो जैसे एक डंप के तरह दिखता है वैसे दिख रहा है, विदाउट प्रॉपर शेप, जस्ट डंपिंग। ठीक है, वैसा शेप का था। वहां से शुरू हुआ पिरामिड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आया मस्ताबा। नेक्स्ट देखिए, मस्ताबा मतलब स्लैंट एज बट टॉप सरफेस इज ए फ्लैट सरफेस। उसके अंदर देखिए एक ब्लैक टाइप का चेम्बर दिख रहा है। तो ब्लैक चेम्बर के अंदर क्या होता है, सैक्रोफागस रहता था। व्हाट इज सैक्रोफागस? अगेन देयर इज क्वेश्चन।
Sarcophagus is a mummification of the dead body. मतलब ममीफिकेशन मतलब हम जो शॉर्ट में मम्मी बोलते हैं, मम्मी एक्चुअली प्रिजर्वेटिव से मोड़ा हुआ डेड बॉडी को मम्मी बोला जाता है। और उसका जो वो कॉफिन है, उसका कॉफिन विथ डेड बॉडी, वो यूनिट को सैक्रोफेगस बोला जाता है। तो वहां पे पूरी होता था। उसके बाद आया स्टेप पिरामिड। नॉर्मली स्टेप पिरामिड क्या होता है, पुराना जो ये बुरियल साइट या मस्ताबास था, ये जो पुराना जो कॉफिन ये बुरियल ग्राउंड था, उसको ही थोड़ा डेकोरेट करके उसके बाहर से स्टेप 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 बना के एक फॉर्मेशन दिया गया, वो स्टेप पिरामिड रहा। उसके बाद आया बेंट पिरामिड। बेंट पिरामिड में अंदर पे शायद स्टेप फॉर्म किया भी गया हो, लेकिन बाहर पे फिनिश जो है वो फ्लैट फिनिश था और वो एक सिंगल स्लोप पे नहीं था। पहले कुछ स्लोप था, उसके बाद स्लोप थोड़ा कर्व होके ज्वाइन हुआ। देखिए दो टाइप का स्लोप इधर नजर आ रहा है बेंट पिरामिड। उसके बाद आया परफेक्ट पिरामिड, और उसमें एज ए एग्जांपल सभी के मुंह में जो नाम आ जाता है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। गीजा स्पेलिंग बहुत तरह यूज होता है। GIZA बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं GIZAE, ZEHA, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन है ये गीजा वर्ड का। तो कहाँ थे हम? हाँ, एग्जिबिशन हो गया। डेवलपमेंट स्टार्टेड इन द 27th century BC इन द थर्ड डायनेस्टी, इवॉल्विंग फ्रॉम मस्ताबा स्टाइल। मतलब ये मस्ताबा स्टाइल जो है, यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और 27th century BC तक ये डेवलपमेंट चल के फाइनली ग्रेट पिरामिड बना। उसके बाद पिरामिड सिंबोलिज्म, ये भी बहुत मिस्टीरियस थिंग है। Thought to represent the primordial mold from which the Egyptians believed the earth was created। मतलब धरती का जन्म कब से हुआ, कहाँ से हुआ, वो कॉन्सेप्ट पे ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट जो है इजिप्शियन का मन में पहली बार आया। ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिसेंडिंग रेज ऑफ द सन। यहाँ पे सन का जो रे है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो उससे एक पिरामिडल जो कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होता है। मतलब एपेक्स जो है उसको आप अगर सन मान ले, तो वहां से रेज जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक पिरामिडल शेप, एक कोनिकल शेप बोल सकते हैं, वही पिरामिडल बना। कोनिकल शेप फॉर्म होता है, वहां से भी पिरामिडल का शेप का कॉन्सेप्ट आया। Most of them were faced with polished, highly reflective with limestone। ये जो पिरामिड्स है, ये पिरामिड्स का फेसिंग सन पाथ के ऊपर डिपेंड करके किया जाता था, और उसका जो एपेक्स है, टॉप पोर्शंस है, उसमें पॉलिश्ड एंड हाईली रिफ्लेक्टिव व्हाइट लाइमस्टोन देके टॉप पोर्शन जो है फिनिश किया जाता था। अभी हम आपको छोटा छोटा फोटोग्राफ्स पे ये स्लाइड दिखा रहे हैं। लास्ट में हम 5 मिनट्स के लिए एक हमें YouTube से मिला है एक बहुत अच्छा वीडियो, जहाँ पे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का वीडियोग्राफी का कुछ पोर्शन जो है कवर किया है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। उसमें आपको ये व्हाइट पॉलिश्ड लाइमस्टोन अभी भी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में कैसे चमकता है टॉप के तरफ, वो आप देख सकते हैं। This gave them brilliant appearance from distance। हम जो बोल रहे थे कि ये जो टॉप पोर्शन है वो पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से कवर किया हुआ रहता था, ताकि दूर से लगे कि ये पिरामिड के टॉप पे कुछ चमक रहा है।
ग्लिटर्स कलर, इसलिए it was also named in OS to represent solar luminaries. हम जो बोल रहे थे कि सोलर लुमिनरी सन पाथ सोलर लुमिनेसेंस, सॉरी सोलर लुमिनेसेंस, हाँ, तो ये सब जो है ना पिरामिड्स के ऊपर रिसर्च करके ही इजिप्शियंस बनाए थे. Example, the formal name of Bent Pyramid at Dashur. Example, the formal name of Bent Pyramid at Dashur is the Southern Shining Pyramids. साउदर्न इजिप्ट में शाइनिंग पिरामिड्स के हिसाब से बेंट पिरामिड एट दसूर, दसूर एक जगह का नाम है, दसूर का जो बेंट पिरामिड है उसको पहचाना जाता है. ऑल्सो बिलीव, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो बिलीव टू बी डिजाइन्ड एज ए मशीन ऑफ रिसरेक्शन. रिसरेक्शन मतलब पुनरुज्जीवन, मतलब कोई किसी का मॉर्टल लाइफ जो है खत्म है, कोई किसी का डेथ हुआ है, उनका फिर से जिंदा होना. माना जाता है कि कोई मरने के बाद, ये भी बाद में डिस्कशन में शायद है, मैं अभी बता देता हूँ कि इजिप्शियंस का बिलीफ था कि एक्चुअली लाइफ शुरू होता है आफ्टर फिजिकल डेथ, मरने के बाद, मतलब आफ्टर लाइफ. आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट इजिप्शियंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. वो लोग बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ इज द मेन लाइफ, और आफ्टर डेथ वन पर्सन विल गो टू द नेक्स्ट लाइफ, मतलब आफ्टर लाइफ रिसरेक्शन, उनका रिसरेक्शन होता था, ये माना जाता था. तो वो जो है होने के लिए उनको एक सेपरेट प्लेस चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोगों के बीच वो रिसरेक्शन ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए उनका जो डेथ, आफ्टर डेथ उनका बॉडी को प्रिजर्व करके सेपरेट जगह, मतलब पिरामिड, मस्तबा, जो भी बोले, वहां पे रखा जाता था विद रेस्पेक्ट. Built on the west bank of Nile, which as the site of the setting sun was associated with the realm of dead. इसमें भी वो आफ्टर लाइफ का थोड़ा कॉन्सेप्ट है. नॉर्मली ये बहुत सारे धर्म में ये सेम थिंग बिलीव होता है कि ईस्ट इज द राइजिंग साइड ऑफ सन, तो साइड ऑफ गुड्स, साइड ऑफ पॉजिटिवनेस, एंड वेस्ट इज द सेटिंग साइड ऑफ सन एंड इज द साइड ऑफ डेथ, साइड ऑफ द सोल who stayed there after death. तो ये इसलिए रिवर बैंक का, रिवर नाइल का वेस्ट बैंक के वेस्ट साइड पे ये पिरामिड जो है ये कंस्ट्रक्शन किया गया था. स्फिंक्स थोड़ा फेस जो है थोड़ा ह्यूमन टाइप का है, बॉडी जो है थोड़ा लायन टाइप का है, टाइगर या लायन, ये लायन टाइप का है. तो ये जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर है. नॉर्मली स्फिंक्स जो है वो पिरामिड के आसपास रहता है. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, दे आर द मेनेस्टिक मोन्यूमेंट ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन. उसके बाद क्या बोल रहा है, दे वर इन फॉर्म ऑफ टॉम्स सो दैट द टॉम इनसाइड कुड बी गार्डेड. स्फिंक्स को माना जाता था कि ये जो टॉम या पिरामिड जो भी है, स्फिंक्स इसको प्रोटेक्ट करता है एज ए गार्ड. स्फिंक्स मीन्स स्ट्रैंगलर. ठीक है, स्फिंक्स मीन्स स्ट्रैंगलर.
इट हैज हेड ऑफ ए वुमेन, एक लेडी का फेस था इसका। नॉर्मली स्फिंक्स जो बनता था उसमें ज्यादातर स्फिंक्स का फेस जो है ह्यूमन फेस था और लेडी का फेस था। इट हैज ए हेड ऑफ वुमन, बॉडी बॉडी ऑफ ए लायन एंड विंग्स ऑफ ए बर्ड। 3 फिजिकल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन पे ज्यादातर फिंक्स बना है। Head of a woman, body of a lion, and wings of birds. The term sphinx came from Egyptian term sheep and SHESEP. She said Ankh, which means living image, that is which means living image, मतलब ये जो इमेज है इसमें लाइफ है। origin dates back from the old kingdom। origin, ये जो इसका जो origin माने dates का जो origin है ये kingdom के पीछे से आता है। First Sphinx was made, कैसे किंगडम से कैसे इसका कॉन्सेप्ट आता है देखिए। First Sphinx was made by the rulers of 4th dynasty। 4th dynasty का जो रूलर्स है वो लोग ये स्फिंक्स जो है पहली बार कंस्ट्रक्शन किए थे। Most Egyptian sphinxes were male, but female sphinxes were not unknown। देखिए हम जो बोल रहे थे कि मैक्सिमम स्फिंक्स जो है ह्यूमन बॉडी का फेस होता है, उसमें से वुमेन का फेस जैसे होता है देखिए मेन का भी फेस होता है, पुरुषों का भी फेस वाला स्फिंक्स है, महिलाओं के फेस वाला भी स्फिंक्स है। The face of Egyptian sphinx usually portrays a pharaoh as he is supposed to be incarnation of sun god। ये जो स्फिंक्स का जो फेस है वो जेंट्स का हो या लेडीज का हो, नॉर्मली किंग लेवल का कोई पर्सन का फेस होता है। किंग लेवल का कोई पर्सन का फेस होता है जो कि सन गॉड का जो है डिसेंडेंट है। मतलब इजिप्ट में सन का और मून को एक बहुत मतलब ऊंचा दर्जा दिया गया था, उनको गॉड मानते थे। तो सन गॉड का जो है इनकारनेशन ऑफ सन गॉड, मतलब ये सन गॉड का जो बिलीवर्स है, सन गॉड का जो डिसेंडेंट्स है, उनमें से माना जाता है। ऐसे फराउस का फेस जो है वो स्फिंक्स में डाला जाता था। The face of Egyptian sphinx usually portrays of pharaohs as he is supposed to। सॉरी ये पॉइंट जो है ये रिपीट हो गया है, सेम पॉइंट ही लिखा है। अभी देखिए गीजा, हम जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बात कर रहे हैं, पिरामिड के साथ साथ हम अभी सुने के स्फिंक्स भी रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये गीजा का जो पिरामिड है उसके सामने जो स्फिंक्स बैठा हुआ है उसका ये पिक्चर है। आप राइट साइड लेफ्ट और मिडिल पे इसका बहुत क्लोज व्यू आपको नजर आएगा, और राइट साइड में ये स्फिंक्स का फ्रंट फेस से लिया हुआ फोटो, और उसके पीछे जो एक पिरामिड दिख रहा है वो है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। एंशिएंट इजिप्शियन ओबेलिस्क, ओबेलिस्क जो है एक्चुअली सन गॉड का नाम क्या होता था इजिप्शियंस में? रा, RA, रा उनका लैंग्वेज में। तो सन गॉड का जो टेम्पल्स होता था वहां पे ये ओबेलिस्क, मतलब अभी का जो मतलब मोन्यूमेंटल जो स्ट्रक्चर इंडिया में देखा जाता है वो शेप का स्टोन से बना हुआ
मोनूमेंट था ये ओबेलिस्क। तो ओबेलिस्क के बारे में हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा जाएंगे वैली ऑफ किंग्स। हाँ, हम अभी जाएंगे वैली ऑफ किंग्स से भी थोड़ा ये कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम पिरामिड्स लेके डिस्कस कर रहे हैं। तो वैली ऑफ किंग्स के बाद जो है पिरामिड्स में हम बोलेंगे कि मेनली 4 टाइप का पिरामिड्स होता था। शुरू में हम ऑलरेडी डिस्कस किए। एक सिंपल है जो थोड़ा वो सैंड गिरने के बाद जो शेप आता है वैसा है। मस्ताबाज है, थोड़ा हाई स्लैंट एज। रॉक कार्ड चैपल्स है, स्टोन्स को कटिंग करके ये चैपल्स बना गया है, जो कि ओबेलिस्क के साथ वैसा चैपल्स दिखता है। और पिरामिड टॉम, नेक्स्ट पेज में ये क्लियर होगा। देखिए सिंपल पिट्स और ग्रेव्स। सिंपल पिट्स में हम देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का मम्मी भी देख रहा है। ये है नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए। कॉमन पीपल के लिए ऐसा ग्रेव है, मतलब हम आप अगर तभी के टाइम में मर गए थे तो हम और आपको ऐसा ग्रेवियर्ड नसीब हुआ था। हम लोगों को पिरामिड में रखा नहीं जाता था। तो ऐसे ही मस्ताबाज, अभी इसको हम डिटेल में रीड नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस वर्बली किए हैं। उसका ही पॉइंट जो है लिखा हुआ है। छोटा सा एंट्री है, उसके अंदर से जाता है, जाके एक शैफ्ट रहता है, एक चैपल रहता है, उसमें जो है बुरी किया जाता है डेड बॉडी को। टॉम, टॉम का कंस्ट्रक्शन। टॉम का कंस्ट्रक्शन जो है एक मेन एक प्लेटफॉर्म होता है, उसका मिडिल से एक शैफ्ट होता है, नीचे की तरफ जाता है। आप इधर फोटो में देख सकते हैं। शैफ्ट से नीचे जाके, एकदम नीचे जाके उसको एल शेप में डिगिंग किया जाता है, और एकदम अंदर जो है सैर्कोफेगस और डेड बॉडी या मम्मी उसको रखा जाता है। वॉल्स जो है टेराकोटा से भरा हुआ रहता है, और मम्मी रख जाने के बाद उसका जो डोर है उसको परमानेंटली सील किया जाता है। ऐसा ही डेवलप होते होते स्टेप्स पिरामिड बना, जिसमें स्टेप्स ज्यादा था, उसमें चेम्बर्स ज्यादा था। और उसके बाद जो है स्टेप पिरामिड का सेक्शन भी इधर दिख रहा है। उसके बाद जो है बना ये बेंट पिरामिड है। देखिए ये कॉमन टाइप का मस्ताबा, यहाँ पे पिरामिड एंड एट मेडम, ये है स्टेप पिरामिड, और ये है बेंट पिरामिड। देखिए दो अलग अलग एंगल पे ये जो है गया है बेंट पिरामिड। उसके बाद है पिरामिड ऑफ गीजा। ठीक है, पिरामिड ऑफ गीजा में एक्चुअली ये पिरामिड एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक्चुअली 3 पिरामिड है। मेन पिरामिड है फराव का, और उसके बाद उनका वाइफ का है। ऐसे और भी 2 पिरामिड्स है। लाइमस्टोन सैंडस्टोन से बना है, उसका भी सेक्शन आपको दिखेगा कि एयर शैफ्ट है। एक एयर शैफ्ट आपको राइट साइड पे दिखेगा। ये एयर शैफ्ट है दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट। उसके बाद एक गैलरी है, गैलरी से फराव का जो चेम्बर है वहां पे जाया जाता है। क्वीन का भी चेम्बर वहां पे है, वहां पे भी जाया जाता है। और एकदम अंडरग्राउंड पे जो है वहां पे एक टॉम चेम्बर है, फॉल्स टॉम चेम्बर। तो ये है पिरामिड ऑफ गीजा का शेप। अभी आपको पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि हमारा डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका हम एक वीडियो दिखाने वाले हैं छोटा सा। हमें इसीलिए स्लाइड को थोड़ा जल्दी स्किप कर गए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपको और भी रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट देगा।
पिरामिड ऑफ गीजा। देखिए ये है एक्चुअली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा राइट साइड में। उसके बाद और भी दो छोटा छोटा पिरामिड है और उसके बाद भी और भी एकदम छोटा छोटा पिरामिड भी है। ये है स्फिंक्स। ये रियल टाइम वीडियोग्राफिक पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि नियर बाई हाउसेस का कितना हाइट है, ह्यूमन फिगर, हॉर्सेस फिगर का कितना हाइट है। देखिए यहाँ से दिख रहा है कितना हाइट है। और बिल्डिंग का हाइट मतलब ये पिरामिड का हाइट ह्यूमन हाइट के हिसाब से कौन सा लेवल पे है। देखिए बहुत छोटा सा ओपनिंग है। यहाँ देखिए ये टूरिस्ट विजिट कर रहे हैं और ये बहुत छोटा छोटा एक दो ओपनिंग आपको टोटल बिल्डिंग पे नजर आ रहा है। कुछ कुछ है एयर शेप, कुछ है ह्यूमन पैसेज। एयर शेप से अंदर का वेंटिलेशन जो है वो डिपेंड कर जाता है और ये जो ह्यूमन पाथवे जो रहता है वहां पे कोई भी सफोकेशन नहीं होता है, सफिशिएंट एयर रहता है। देखिए ये कैसे टूरिस्ट लोग घूम रहे हैं बिल्डिंग के पिरामिड के आसपास। यहाँ पे बाहर पे देखिए मेन पिरामिड जो है वो अंदर से स्टेप बाय स्टेप एज ए स्टेप पिरामिड कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद बाहर से लाइमस्टोन, ये जो पीस है ये कंपैरेटिवली छोटा पीस है अंदर का पीसेस से, इससे जो है ये स्मूथ शेप जो है दिया गया था। और टॉप में पॉलिश्ड वाइट लाइमस्टोन है। ये एक सिंबॉलिक, ये एक्चुअली एक म्यूजियम है वो पिरामिड के आसपास कहीं पे। ऐसा शेप का वो लोग बोट यूज करते थे इजिप्शियन, उसी को बीच में दिखाया गया। तो हम जो बोल रहे थे देखिए ये टोटल जो सेट ऑफ पिरामिड्स है उसमें दो स्टेप पिरामिड भी आपको नजर आएगा। दो स्टेप पिरामिड है, मेन पिरामिड है जिसका श्राइन जो है थोड़ा व्हाइटिश है। ये जब बना था तब बहुत शाइनी हुआ करता था। अभी इतने हजारों साल बाद भी उसका कलर अलग से डिफाइन होता है, वो व्हाइटिश ही है। शाइनी शायद अभी नहीं है लेकिन व्हाइटिश ही है। और साइड में और भी पिरामिड्स है। तो ये रहा ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। ओके, देन आई थिंक आप लोगों को हम थोड़ा इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट कर पाए हैं ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का इजिप्शियन आर्किटेक्चर पोर्शन। और आप अगर आज का जो डिस्कशन है ये रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर हम इनिशियली आंसर नहीं दे पाए तो आपको ज़रूर हम व्हाट्सएप पे इंफॉर्म कर देंगे कि आपका क्वेरी का आंसर क्या है। तो आप अगर चाहे तो अभी अपना क्वेरी कर सकते हैं, अपना रेज हैंड ऑप्शन में जाइए और क्वेरी को आप कर सकते हैं। हम आपको अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप ले लेते हैं, कॉल मत कीजिएगा इसमें। अपना क्वेरी जो है राइटिंग में डाल दीजिएगा, हम टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई कर देंगे। एनी क्वेरी रिलेटेड टू टुडे सेशन? अच्छा, चैट बॉक्स में पूछा गया है आज के बारे में हम जो बोले वो जस्ट ए सेकेंड। हाँ, चैट बॉक्स में पूछा गया था कि आज के बारे में हम जो बोल रहे हैं वो फिर से एक बार बोले। वो बता देते हैं कि आर्च एक्चुअली इजिप्शियन आर्किटेक्चर में बहुत बाद में आया, क्योंकि शुरू में उनका फ्लैट रूप हुआ करता था मैक्सिमम रेसिडेंशियल यूनिट्स में। और फ्लैट हेड ऑफ द बिल्डिंग वाज फ्लैट फ्रॉम दैट एंशिएंट एज बिकॉज scarcity of rainwater
वहाँ पे बारिश नहीं होता था, डेसर्टेड एरिया, वो रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में बारिश को प्रिजर्व करने के लिए जब भी बारिश हो वो फ्लैट रूप से डायरेक्टली रेत में चला ना जाए, प्रिजर्व कर पाए, इसलिए उसमें स्लोप रूप के बजाय फ्लैट रूप होता था, स्लोप रूप नहीं होता था। अच्छा, और किसी का कुछ क्वेरी है आज का जो डिस्कशन है वो रिलेटेड? आई थिंक नो क्वेरी फॉर टुडे। देन रौनक जी बताइए। सर आज कंक्लूड हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग दिस।